अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीद। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इजलास चेयर किया जिसमें कम लागत हाउसिंग मंसूबे हैं उनके हवाले से इजलास हुआ। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वो हाउसिंग यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिसमें एक कम लागत वाले जो मंसूबे हैं उनको तरजीह देना, आम आवाम के लिए उसको बहाल करना और साथ साथ ये देखना कि कितना ज़्यादा उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो सकती है। तो आज इसके हवाले से इजलास किया गया और सबसे ज़्यादा ये है कि जब बजट आ रहा है, बजट के अंदर भी इन चीज़ों को देखा जाएगा। साथ साथ ये भी एक हम कह सकते हैं ना, कीन होकर गवर्नमेंट इस बात को देख रही है कि जितना हो सके अवाम को रिलीफ देना है, अवाम के लिए प्रोजेक्ट्स करने हैं। और साथ साथ आपको बताएं कि टैक्स चोरी के हवाले से भी जो है वो उसको रोकने के लिए नेशनल टारगेटेड सिस्टम जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा ये सिस्टम जो है जब मुतारिफ करवाया जाएगा तो इसके तमाम हम फीचर्स भी देखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि जो हमारे नॉन फाइलर्स की कैटेगरी है उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाएगा, टैक्स पेयर्स यानी कि टैक्स जो बेस है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा। साथ साथ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन यानी कि डिजिटलाइज करने के लिए इकोनॉमी को काफ़ी इसके ऊपर भी फोकस्ड है। और आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करने वाले हैं कि नेट मीटरिंग को डिजिटलाइज कैसे किया जाएगा। ये मंसूबा नया ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ करवाया जाएगा, इसमें क्या क्या फ़ीचर्स होंगे और कैसे इससे जो है वो आम आवाम भी और तमाम लोग आसानी से फ़ायदा उठा सकेंगे। यानी कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि आप जो है इसको ज़्यादा अगर हम डिजिटल वे में काम करेंगे तो यहाँ हमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाती है। आज इसके हवाले से बात करेंगे। डायरेक्टर IMF मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया पाकिस्तान का दौरा करेंगे, क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। साथ साथ IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो भी सेकंड फेज़ में दाखिल हो गए हैं बजट के हवाले से। और बजट के हवाले से हमारी जो कंडीशनैलिटीज़ थी वो हमने तकरीबन फुलफ़िल की थी। 11 न्यू कंडीशनैलिटीज़, यू नो दैट कि उन्होंने IMF ने जो है वो ये दी थी, लेकिन इसमें इतना कुछ नया नहीं था, यानी कि वही था जो हम पहले करते आ रहे थे। इसके हवाले से ही बात करेंगे। और साथ साथ हुकूमत ने UAE के 3 बैंक से कर्ज़े जो है वो कर्ज़ा लेने के लिए दरख्वास्त की है, आज ये भी हम डिस्कस करेंगे। और डिजिटल मईशत में पाक अमेरिका जो रिलेशनशिप है इसको मजबूत बनाने के लिए कितनी अहमियत जो है वो हासिल होगी, इसके हम बात करेंगे आज। क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका रिलेशनशिप या फिर हम बायलैटरल, सोशल, इकोनॉमिक और बिजनेसेस के हवाले से बात करें तो हमारे लिए नीड ऑफ द आवर भी है। अभी जब टैरिफ के बाद सामने आए हैं तो देखा ये जा रहा है तकरीबन $5 बिलियन की हम कह सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा। आज इसके हवाले से बात करेंगे हम। खासकर हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर जो है वो एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, इसको कैसे रिलीफ दिया जाएगा, डिटेल डिस्कशन करेंगे। इकॉनमी के हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। में टैक्स इस्लाहात नागुज़ीर हैं ताकि मईशत को दस्तावेजी बनाया जाए, टैक्स नेट को वसी किया जाए और महसूलात में इजाफा हो सके। शफ़ाफ, खुदकार और डिजिटल निज़ाम टैक्स चोरी रोकेगा और रियासत को तरक्याती मंसूबों के लिए मुस्तहकम माली वसाइल फराहम करेगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एहतियात के टैक्स निज़ाम में फौरी और जामे इस्लाहात के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने हिदायत की कि टैक्स निज़ाम को जदीद, डिजिटल और खुदकार निज़ाम में तब्दील किया जाए ताकि महसूलात की मौसर वसूली मुमकिन हो सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुराना तरीक़ेकार अपना काबिल कबूल है और मसनूई ज़हानत के जरिए अशिया की नक़ल व हमल पर नज़र रखने के लिए नेशनल टारगेटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके तहत ट्रकों में ई-टैक्स और ई-बिल्टी सिस्टम के जरिए निगरानी की जाएगी। मुल्क की बड़ी शहरों और शहरों के दाखिली रास्तों पर डिजिटल निगरानी का निज़ाम नस्ब किया जा रहा है ताकि स्मगलिंग रोकी जा सके। बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर कस्टम्स टारगेटिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला भी किया गया है जो आलमी डेटाबेस से मुंसलिक होगा। वज़ीर आज़म ने ईमानदार टैक्स दहिंदगान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया। FBI हुकाम ने आगाह किया कि इदारे की अमली तरबियत शुरू कर दी गई है और इब्तदाई तौर पर एक बड़े शहर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जदीद निज़ाम को नाफिज किया जाएगा। शुगर इंडस्ट्री में पहले से राइट ट्रैकिंग सिस्टम के दीगर हसास शोबों जैसे सीमेंट, तंबाकू, मशरूबात और पोल्ट्री फीड पर वसअत दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि तमाम इस्लाहाती इक़दाम फौरी, मौसर और पायदार होने चाहिए ताकि मईशत में शफ़ाफियत और एतमाद को फ़रोग़ दिया जा सके। मईशत में ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। और आपको यहाँ पे एक और बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ बताते चलें कि पाकिस्तान की इकॉनमी ने $400 बिलियन का जो माइलस्टोन है वो अचीव किया है। और ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि 40 जो एक जो कंट्रीज़ हैं जिनमें जिनकी जो कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें पाकिस्तान उस क्यू में शामिल हो चुका है। $400 बिलियन का माइलस्टोन फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री पाकिस्तान ने ये अचीव किया है। जो पाकिस्तान ने सरपास किया, ये
पहली दफ़ा हुआ है, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। ये एक बहुत खुशाइन कदम है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ऑन जूम, उनको खुशामदीद कहते हैं। फ़हीम सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, ख़ास कर हम देख रहे हैं, सबसे पहले मैं यही शेयर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, इसने एक माइलस्टोन अचीव किया है $400 बिलियन का, और ये फर्स्ट टाइम सरपास हुआ है। और हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान ने जो प्लेस है वो लार्जेस्ट इकॉनमीज़ जो है वर्ल्ड की 40 इकॉनमीज़ इसमें बना ली है फाइनली। क्या कहेंगे? फ़हीम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी कैन यू हियर जी मी? फ़हीम साहब, जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। ये जी। बताइए कि 40 बिग इकोनॉमीज़ में फाइनली पाकिस्तान आ गया है, तो क्या करेंगे अब? हमारी जो एक कोशिशें हैं वो रंग ले आई हैं, बावजूद इसके कि वी आर इन दी IMF प्रोग्राम, EFF के अंदर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में मौजूद हैं, और हमारे लिए चीज़ें बहुत ही आसान होती जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि सबको मुबारकबाद कि हम 400 बिलियन को हमने क्रॉस कर लिया है। मैंने अपने काम में प्रिडिक्ट किया था कि जब 500 अरब को हम क्रॉस करेंगे हम क्या करेंगे, फिर जब खरब को टच करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो ये बड़ी एक ये हमारा मुल्क है जिसकी एक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को दूसरे मुल्कों ने स्टडी करके ये अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया। तो चले, हमारा देर आए दुरुस्त आए। हमने अपनी जो चीज़ों को सीधा करना शुरू किया है उसकी वजह से आपकी जीडीपी में बेहतरी आ रही है। क्या सारे मसले हल हो गए? नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन जो बहुत चीज़ें जो सही हो गई हैं हमें उनको, वो कहते हैं ना कि वी हैव टू स्टॉप एंड स्मेल द रोजेस। तो क्या कहते हैं, हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए और अगले दिन की मेहनत के लिए तैयारी करनी चाहिए। 400 अरब की इकॉनमी, सबको मुबारकबाद। बट अगर मैं इसकी एक एस्टिमेट करूं, पाकिस्तान 1.5 अरब की इकोनॉमी, खरब की इकोनॉमी बहुत आसानी से बन सकता है। लेकिन उसमें वो आसानी से मतलब ये है कि हम मुस्तकिल मेहनत करें तो हम उस तक जा सकते हैं। कोई हमारे पास कोई ऐसा एसेट या रिसोर्स की कमी नहीं है कि हम ये नहीं अचीव कर सकते। बहरहाल 400 अरब को हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा टच किया है, सबको मुबारकबाद। अब हमने दूसरी चीज़ों को सीधा करना है। राइट। अच्छा, ये टैक्स चोरी करने के हवाले से भी बातचीत हो रही है कि टैक्स चोरी रोकने के लिए खासकर नेशनल टारगेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? हुकूमत भी, कल भी हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर किया इजलास, FBR में काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हुई, और टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, फाइलर नॉन फाइलर के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, और ख़ासकर जो एक देखा है ना हमने IMF की भी ये कंडीशनैलिटी होती है कि आपकी टैक्स कलेक्शन जो है वो उन टैक्स पेयर्स पे ना हो जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान इस वक्त जो है, जो हम अपना बजट का खसारा जो देखते हैं वो कर्जा लेके पूरा करता है। ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि हमारे जो टैक्स की जो आमदन है हुकूमत की, वो सारे अखराजात को पूरा करे, और फिर अगर कोई छोटा मोटा कुछ रह जाता है तो वो थोड़ा सा कर्जा हो। पाकिस्तान का इस वक्त जो कर्जा का मसला है, वो एक बुनियादी वजह ये है कि हमारी टैक्स की जो आमदन है वो बहुत कम है। इसको हल करने के लिए जो हुकूमत ने जो भी मामलात पे गौर किया है, देखें, जो जो टारगेटेड अप्रोच ली जा रही है वो ये है कि जिनसे टैक्स लेना चाहिए आप उनकी तरफ जाएं, बजाय कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं। अगर आप देखें तो असल में पाकिस्तान में मुश्किल से होंगे कोई 10 लाख या शायद 12 लाख लोग और कंपनीज हैं जो असल में टैक्स दे रहे हैं। बाकी तो बराए नाम है या जीरो फाइलर्स में आ जाते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त 40 लाख टैक्स पेयर्स की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त 50 लाख टैक्स पेयर्स की जरूरत नहीं। पाकिस्तान को इस वक्त 4 से 5 करोड़ टैक्स पेयर्स की ज़रूरत है। इस तरह नहीं है कि हम क्या कहते हैं चंद मिलियन टैक्स पेयर्स में हम चलें। हमें 40 to 50 मिलियन टैक्स पेयर्स चाहिए जिनको हम एक मुनसिफाना अंदाज में जिनसे टैक्स लिया जाए। सीधी सी बात है, आप जो टैक्स दे रही हैं, मैं जो टैक्स दे रहा हूँ, वो दुनिया के सबसे ऊंचे दर्जों का टैक्स में शुमार होता है। लेकिन हमें सर्विसेज क्या उस तरह की मिल रही हैं, उस पर हम बहस कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम अज़ कम 15-20 खरब, अभी 5 खरब का मैंने गैप डाल दिया है, जी। हमने टैक्स की आमदन जनरेट करनी है।
अच्छा, आपने सही फरमाया कि टैक्स की आमदन जनरेट करनी है और वही जो बिजनेस क्लास या वही जो टैक्स पेयर्स जो टैक्स दे रहे हैं उनके अलावा भी हमें नए टैक्स पेयर्स या टैक्स बिल्कुल, बेस बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कैसे इनकरेज किया बिल्कुल। जाएगा, कैसे लोगों को बताया जाएगा कि दिस इज़ द हाई टाइम टू कम एंड फाइल योर सेल्फ? कॉन्फिडेंस तो ऑफ कोर्स एक बिजनेसेस में तो आ रहा है, लेकिन अब फाइलर्स भी जो है वो थोड़ा सा इनको भी पेट्रियाटिज्म दिखाना पड़ेगा। क्या इनकी तरफ घेरा तंग हो या इनको थोड़ा सा इनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, सख्ती बरती जाए, फिर उसके बाद ये आएंगे? देखें, टैक्स मुझे दुनिया में एक इंसान बता दें जो शौक से टैक्स देता है। मैं तो हाँ, शौक से तो कोई नहीं देता। ठीक है ना, मुझे कोई इतना शौक नहीं है कि मेरा बहुत सारा टैक्स कट जाए। मेरा जो फर्ज बनता है वो देने का दिल चाहता है, लेकिन दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो खुशी से टैक्स दे। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के, वो बड़े फख्र से कहते थे मैं टैक्स नहीं देता, और उनके कहते मेरे अपने वो लॉयर्स इस चीज़ को करते हैं। पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि टैक्स के जो पूरा निज़ाम है उसको थोड़ा सा तब्दील करना है, उसको बेहतर करना है। और आप नोट करेंगे, अगर हम 10 साल पहले चले जाएं तो FPR असल में 10 साल से ज़्यादा है, लेकिन अगर हम सिर्फ 10 साल का मुआयना करें तो FPR में काफ़ी चेंजेस आई हैं। मुझे याद है जब मैं शुरू में टैक्स फाइलिंग करता था वो कितनी ज़्यादा मुश्किल होती थी, और अब जो है निस्बतन बेहतर है, लेकिन अभी भी मुश्किल है नए टैक्स पेयर्स लाने। आप पुराने वालों से नहीं ले सकते। जो अभी इस वक्त फाइलर है, ये फाइलर नॉन फाइलर की भी एक अलग स्टोरी है, लेकिन ये है कि जो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल सर, वी आर लिसनिंग टू अच्छा, यू। अच्छा। वो मैं बार बार चेक करता रहता हूँ। तो उसमें जो बुनियादी बात यह है कि यू हैव टू फाइंड द राइट टैक्स पेयर्स। आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं आप उनसे और टैक्स नहीं ले सकते। वो ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स हो रहे हैं, और जो ये टैक्स जो कोई भी देता है, जो इस वक्त मिसाल के तौर पे अगर चले बिल फर्ज अगर 5 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, 4 मिलियन है, जितने भी एग्जैक्ट फिगर है, ये असासा है हुकूमत का। आप इस असासे को मजीद प्रेशर में नहीं ला सकते। सो नए टैक्स पेयर्स राइट। लाने, लेकिन उधर से टैक्स लेना है जहाँ से टैक्स नहीं लिएगा। अभी आपने एग्रीकल्चर का जिक्र नहीं किया। एग्रीकल्चर पे फिर से टैक्स लगने लगा है 5% या जो वो इजाफा हुआ था उससे। देखें एग्रीकल्चर आपकी जो रियल एस्टेट पे जो लगा था टैक्स, उससे रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस जी, कम हो गई थी। एग्रीकल्चर पे लगेगा, दूसरे सेक्टर्स पे भी लगेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को तो पहले भी टैक्स नेट पे अब लाने का बोल दिया गया है और अब तो बजट आने ही वाला है, तो तमाम चीज़ें वाजे हो जाएंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डायरेक्टर IMF मशरिक वस्ती और वस्ती एशिया के बाद जो है वो पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे। क्या लगता है आपको, कितना इम्पोर्टेंट होगा ये विजिट, और ख़ासकर जब हमारी ट्रांच भी आ चुकी है, डिस्बर्स हो चुकी है, बजट भी आने वाला है? व्हाट्स योर टेक? देखिए जी, ये खुशाइन बात इस तरह से है। असल में मैं ज़रा मेरी सोच थोड़ी सी फ़र्क है, तो माजरत पहले से कर दूं। मैं कर्जा लेने के सख्त खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ कर्जा लेना ही नहीं चाहिए, हमें सभी कर्जा खिलाफ देना होते चाहिए हैं, हमारे इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर साहब भी खिलाफ है, लेकिन अभी जब ज़रूरत होती है तो फिर तो आप अपने चीज़ें तो लेना बंद नहीं कर पड़ता सकते ना। है, बिल्कुल सही बात है। सो अब जो हमारी मजबूरी है उसको मद्देनजर रखते हुए, देखें अगर हमारा सिलसिला चल रहा है नॉर्मल IMF के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ, ADB के साथ, तो इसका मतलब है कि हम एक निज़ाम के तहत चल रहे हैं। अगर आप, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा, आप नोट करें कि भारत के अंदर जो उनके जर्नलिस्ट्स और उनके जो सो कॉल्ड थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या कहा था कि IMF की ट्रांच रुकवाएं। आप इस हद तक वो जाने के लिए तैयार थे, मतलब इंटरफियर करने के लिए। तो पाकिस्तान ने उस चीज़ को भी सर बड़े एक वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि उनका क्या, अभी उन्होंने कहते ना पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। अब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि IMF के प्रोग्राम से वाकई हमारे लिए बेहतरी आई है और आने वाले दिनों में भी जो चीज़ें कंडीशनैलिटीज़ अलाइन हो रही हैं तो वो यकीनन हमारी इकोनॉमी को सीधा करने के लिए हो रही हैं? खासकर हम अगर जी मईशत में बात करें तो हमारी इन्फ्लेशन कम तरीन सतह पर है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? इंटरेस्ट रेट कहाँ जी दिखाई दे देखें, रहा है? बिल्कुल पहली बात तो ये कि जो उनका विजिट है ये बहुत खुशाइन बात है। इसका मतलब है कि हम सिस्टम में बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हमारी इन्फ्लेशन कम है, इसको प्रोजेक्ट किया गया 5 से 7% का आने वाले सालों में। सो अगर हम जी इंशाल्लाह ताला अगर इस इन्फ्लेशन को इसी में रख सकते हैं तो हम इंटरेस्ट रेट को भी कम रख सकते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्फ्लेशन जब कम होगा, तो आपकी तिजारत और आपकी मीशत का जो चक्रा है वो ज़्यादा तेज़ी से घूमता है। बात आपने क्या की थी कि 400 अरब की GDP हमारी क्रॉस होगी, अल्लाह का शुक्र। ये आपकी जी। और एक्सेलरेट होगी। और मकसद ये है कि इसमें इसमें इसकी मोमेंटम नहीं रोकनी चाहिए। मकसद ये है। अच्छा,
डिजिटल मईशत की बात करें तो पाक अमेरिका भी ताउन के लिए काफ़ी ख्वाहां हैं, वो चाहते हैं कि ये मजबूत बनाया जाए रिलेशनशिप, थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग हमारी जो बायलैटरल रिलेशंस हों। तो क्या लगता है जी पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपनी टाइज कैसे जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा? कौन कौन से सेक्टर ज़्यादा आगे आ सकते हैं? खासकर हमने आईटी सेक्टर में तो बहुत नाम देखा है पाकिस्तान का, और अब डिफेंस प्रोडक्शन में भी जो है वो न्यू एक रूम्स खुल रहे हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एंड अगर हम अपनी जो कन्वेंशनल सेक्टर है, यानी कि अगर हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, तो वो तो हमारे इन हैंड है ही है। जी हाँ। देखिए, ट्रेडिशनल सेक्टर्स और नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स के हवाले से देख लेते हैं कि जो टेक्सटाइल वगैरह का हम काम कर रहे हैं, देखिए उसको मजीद थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत इस तरह से है कि उसमें थोड़ी सी अगर वैल्यू हम और डाल सकें, और जो इस वक्त जो अमेरिका में एक नया टैरिफ रजीम आ रही है, उसको ज़रा थोड़ा एग्रेसिवली हम उसमें नेगोशिएट करें कि हमें टर्म्स अच्छी मिल जाए, क्योंकि सारी दुनिया अब नेगोशिएट करने का सोच रही है और कर भी रही है, तो उसमें हमें फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात ये कि अगर हम आईटी सेक्टर जो है, हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि भारत पे अच्छी खासे रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं और उस पर पूछताछ शुरू हो गई है। उन्होंने जो अपने आईटी सेक्टर को बिल्ड जो किया है, जो पॉजिटिव्स हैं अपनी जगह, बट उन्होंने जो कुछ और भी जो नेगेटिव्स हैं, हम उसको स्टडी करके हम अपने आप को ज़रा ज़्यादा मुहैया कर सकते हैं अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए और दूसरी जो बड़ी मंडियां हैं। ज़रूरत ये है, मैं फिर से वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि हमने आईटी में जो बेहतरी की है, आईटी एक्सपोर्ट्स में जो बेहतरी की है, जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में जो बेहतरी की है, हमें इसमें मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है जो मईशत में कभी भी इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना चाहिए। अगर हमारी जीडीपी में तेज़ी आ रही है, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट लो है, अगर हमारा इन्फ्लेशन कम है, अगर आप ये निकाल के देखें जो स्टेट बैंक रिलीज करते हैं कि हर महीने या क्वार्टर में कितनी ई ट्रांजैक्शंस हमारी हो रही है, ई कॉमर्स जो है वो किस तरह हमारी बेहतर हो रही है, बढ़ रही है। ई कॉमर्स में हमारी सबसे बड़ी मंडियों में से हमारा नाम लिया जाता है। ये बाहर की जो अदारे हैं वो उसका बताते हैं। सो कहने का मतलब ये कि ये चीज़ें पॉजिटिव हैं, इनको बस लेके चलना है, और इनमें इनमें क्या मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए इनका। अच्छा, हुकूमत ने नेट मीटरिंग के हवाले से जो है उसको डिजिटलाइज करने का मंसूबा भी जो है वो ज़ेर गौर है, और साथ साथ नया ऑनलाइन पोर्टल भी मुतारिफ करवाया जाएगा। अगर हम थोड़ा सा ही बिजली के ऊपर यानी कि पावर टैरिफ्स के ऊपर फोकस करें, तो यहाँ पर पहले भी हमारे पास गुड न्यूज़ आ चुकी है, अब नेट मीटरिंग के हवाले से भी बात हो रही है। इसमें प्लीज़ आप कुछ एनालिसिस दें। नेट मीटरिंग का फ़ायदा ये होगा कि जो हुकूमत का और जो 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 कंज्यूमर है, उन दोनों का जो हिसाब किताब है ना, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसमें कंफ्यूजन कम होगा, उसके अंदर जो गैप्स, लैग्स और डिलेज होते हैं वो कम हो जाएंगे। नेट मीटरिंग एक इनका, मुझे जो याद पड़ता है, काफ़ी पुराना एक प्रोजेक्ट था जिसको नाफिज करने में दुश्वारियां पेश आ रही थी, बट नजर लग ये रहा है कि वो दुश्वारियां दूर कर दी गई हैं, ताकि अब आहिस्ता वो सेगमेंट्स में मेरे ख्याल है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब नेट मीटरिंग आ जाती है तो आपके पास एक डैशबोर्ड पे सारा हिसाब किताब होगा। अभी भी डैशबोर्ड्स हैं, लेकिन ये वो हिसाब होगा जो आप सोलर एनर्जी आप जी। जो जनरेट कर रहे हैं प्राइवेटली, और वो फिर आप ग्रिड पे डाल रहे हैं, और ग्रिड से क्या चीज़ उन सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर्स को रात के वक्त दिया जाता है, दिन के वक्त तो बिजली प्रोड्यूस अच्छा, हो जाती है। पंजाब गवर्नमेंट काफ़ी इसे रैशनलाइज भी कर रही है, काफ़ी इसमें सब्सिडीज़ भी दे रहे हैं सोलर एनर्जी के हवाले से। इसमें भी कुछ बताएं, हमारे पास सोलर एनर्जी के बहुत एक रेवोल्यूशन आया है पूरे पाकिस्तान में जैसे ही समर सीजन स्टार्ट हुआ है। तो क्या लगता है या आपको, खासकर जो ये एक सोलराइजेशन हो रही है, इससे हमारी इन्वायरमेंटल इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और दूसरा ये कि एक कम पैसों में बिजली भी मैसर होगी? इंशाल्लाह उसमें जो बुनियादी बात यह है कि एक बैलेंस हमने लाना है, हुकूमत को और अवाम को मिल के एक बैलेंस लाना है कि भाई जो आपकी थर्मल एनर्जी है, जो कोल एनर्जी है, वो और सोलर को जी। आपने बैलेंस आउट करना है। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली को फिर से हुकूमत ने वो दिया है, इंपॉर्टेंस दिया। वो कहाँ से आ रही है? वो जो मेरिट लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट में जो सबसे सस्ती बिजली होती है वो सबसे पहले खरीदी जाती है। बुनियादी बात यह है कि हमें बैलेंस लाना है। जी। पाकिस्तान में जो एक पिछले 3-4 साल से जो सोलर में जितनी एक वो चीज़ हुई है, वो इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको पिकअप किया है कि पाकिस्तान के एक सोलर रेवोल्यूशन आया। अब जब सोलर रेवोल्यूशन चले आ गए, बट वो फिर मेगावाट्स में कन्वर्ट होता है ना, तो वो जी। मेगावाट्स जो होंगे वो थर्मल नहीं कंज्यूम करेंगे। तो आपको एक बैलेंस लाना होता है, और उसमें मुझे लग रहा है हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं। आपको बेहतरी भी नजर आई है कि कम किया गया है कॉस्ट, लेकिन आगे जाके मुझे लग रहा है
مزید تھوڑی سی کیلیبریشن ہوگی جس سے یہ بیلنس آ جائے گا. اچھا یہ بیلنس بھی آ جائے گا، ساتھ ساتھ ہمارے پاس آئی پی پیز کے جو ایشوز تھے یا آئی پی پیز کے ساتھ جو نیگوسیشنز تھیں وہ بھی کر لی گئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے وہ جو ایک ایشو رہ گیا تھا، یعنی کہ اگر ہم کرنسی کی بات کریں وہ اسٹیبلائز ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ نے تھوڑا سا امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اوپر کام کیا، وہ تھوڑا سا اسٹیبلائز ہوا. تھرڈ تھنگ واز کہ یہ تھا پاور ٹیرفز کے ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنا، اب وہ بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز کی جا رہی ہے. میں ویسے ایک بات ہے جو میں بالکل لسٹ کے ٹاپ پہ لاؤں گا، اور میری ایکسپیرینس اور اسیسمنٹ یہ ہے کہ پہلی چیز ہے ایکسپورٹس. ایکسپورٹس کو جب تک ہم نہیں لے کے جائیں گے تقریباً 55 بلین بالکل امپورٹس کے ساتھ میچ کر کے +1 کم از کم ہو، وہاں جا کے ہم جب کھڑے ہوں گے تو ہمیں بہتری ہوگی، اس پہ ہمیں فائدہ ہوگا. رائٹ، ویل تھینک یو سو مچ فہیم سردار صاحب، ہمارے ساتھ موجود رہے آپ، کافی ڈیٹیل انالیسز، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے اکانومک پالیسیز گورنمنٹ کے انیشیٹیوز اس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے واقعی ہماری اکانومی کے نمبرز الائن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور بات کریں اگر مارکیٹ کے حوالے سے، اب پازیٹیو زون دکھائی دے رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ اپڈیٹس دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ کے کیا اپڈیٹس ہمارے پاس موجود ہیں. ویک کا تھرڈ ڈے اینڈ تھرڈ ڈے آف مارکیٹ. جی سب سے پہلے 100 انڈیکس اوپن ہوئی مارکیٹ 1,18,971.12 کے لیول. ہائر سائٹ مارکیٹ گئی 1,20,106.21. لوور واز 1,19,128.38. سیم اینڈ مور اور لیس ہم کہہ سکتے ہیں اوپننگ سائٹ پہ ہی دکھائی دے رہی ہے. اینڈ فائنلی کلوزر 1,19,930.45. ایک فینومنل مارکیٹ دیکھی جا رہی ہے، ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ 960.33 کا اضافہ آج کے دن دیکھا گیا. جی یہ ایک مارکیٹ کے نمبرز ہیں جو کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ چیزیں جو ہے وہ بیٹرمنٹ کی طرف آ رہی ہیں تو مارکیٹ اس کو پرفارم کر رہی ہوتی ہے. ابھی ہمارے پاس ایک بریک، ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی جانب، ساتھ رہیے. ہماری دوستی پہاڑوں سے اونچی، سمندر سے گہری، اسٹیل سے مضبوط اور شہد سے بھی میٹھی ہے.
JF-17 जहाज़ों की अंदरून मुल्क तैयारी खुद कफालत और सनती तरक्की की तरफ पेशरफ्त के साथ साथ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान खुशगवार दोस्ताना ताल्लुकात की तारीख में एक शानदार बाब का इजाफा भी करती है। हाथों में लिए हाथ हम चलने लगे हैं, जज्बों को लिए साथ आगे बढ़ने लगे हैं। दो मुल्क एक जान हम बनने चले हैं, अपनी ये ऐसी दोस्ती निभाने चले हैं। बने अपनी ही मिसाल हम, यही अज़्म है हमारा। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन glory once forever। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि बजट में ख़ास कर थोड़ी सी जो है वो लग्जरी जो अशियाज़ हैं, यानी कि वो यूज़फुल हम कह सकते हैं चीज़ें जिनके ऊपर सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। बजट में लग्जरी गुड्स के हवाले से हमारे पास ये न्यूज़ है। अच्छा, लग्जरी गुड्स यानी कि नॉन एसेंशियल आइटम्स हम कह सकते हैं, उनके ऊपर अगर टैक्स लगता है तो उससे फ़ायदा डायरेक्टली गवर्नमेंट को होता है। इंपोर्ट के हवाले से भी आपको हमने बताया था कि कुछ चीज़ें जो है वो टैक्सेस में चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब नॉन एसेंशियल आइटम होंगे तो अगर टैक्सेस होंगे भी तो वो नुकसानदेह नहीं होंगे। तो वो हज़रात जो कि हम देख रहे हैं कि लग्जरी गुड्स के हवाले से कीन है, उनके लिए ये न्यूज़ है। आज ही बताते चलें, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में कामयाबी के बाद चाइना ख़ासकर पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट के जो सेक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक वे में जो है वो गाड़ियों को मुंतकिल करने का ख्वाहा है। ख़ासकर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस में जो है वो ये ज़्यादा काम हो रहा है कि जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो जल्दी जल्दी नस्ब किए जाएं। हर 50 किलोमीटर के बाद जो है वो एक चार्जिंग स्टेशन मौजूद हो, ये मंसूबा जो है वो इसको क़याम किया जाएगा। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा EV कार्स, जितना ज़्यादा सोलर एनर्जी, इसके ऊपर पाकिस्तान में काम हो रहा है, शायद ही किसी और कंट्री में इतना ज़्यादा फोकस क्लाइमेट सीन्स पे दिया जा रहा है। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा क्लाइमेट के हवाले से एक कीन नज़र आता है कि कैसे भी करके पाकिस्तान में एनर्जी के शोबे में भी क्लाइमेट फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। आज ही हम बात करेंगे और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि महंगाई की शरह में काफ़ी हद तक कमी देखी गई है। पिछले 60 सालों की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। ये गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद साहब जो है वो ये फरमा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे पॉलिसीज़ अलाइन हो रही हैं, खासकर हमने इंटरेस्ट रेट भी देखा जो कि 11% पे आ चुका है। और हम देख रहे हैं कि जैसे ही इन्फ्लेशन में कमी आती है, चाहे वो कोर इन्फ्लेशन हो या फूड इन्फ्लेशन हो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो बिजनेस अलाइनमेंट है वो सही हो जाता है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और CTWP ने 249 रुपए मालियत यानी कि 249 अरब मालियत के 10 तरक्याती जो मंसूबे हैं वो मंजूर कर लिए हैं। जी, तो अब यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें कितना ज़्यादा काम होगा, कंस्ट्रक्शन कितना ज़्यादा होगी, यूज़फुल कितना चीज़ें होंगी और उससे हमारी जो इकॉनमी है कितनी आगे बढ़ेगी। क्योंकि जब जब ऐसे कंस्ट्रक्टिव जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तकमील होते हैं, पूरे होते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली हमारी मईशत पे पड़ता है। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ऑन स्काइप, उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर तलत अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, एक इकॉनमी के हवाले से डेली बेसिस पे हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ ना कुछ न्यू खबरें होती हैं और आजकल भी हम देख रहे हैं, खासकर जब बजट आने वाला है तो कोई ना कोई हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी के साथ गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिया जा रहा है। आपका क्या इस पे ख्याल है?
ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، لگژری گڈز کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو یہاں پر ٹیکسز جو ہے کچھ عائد کیے جانے کا امکان ہے، اس پہ کیا بارے میں بھی بتائیے گا ذرا. جی اسٹارٹ ہو گئی، لیکن یہ اب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. ویڈیو آ رہی، مجھے نہیں نظر آ رہی ہے. اس ویڈیو اوکے؟ سر آپ میرے سوال کا جواب نہیں سمجھ رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ میں لگژری جو گڈز ہیں ان کے اوپر ٹیکسز کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مزید ٹیکسز امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل، اس میں بڑا اسکوپ ہے، کیونکہ لگژری آئٹم جو ہے ان پہ ٹیکسز امپوز کرنا چاہیے، اسپیشلی جو ہے اپلائنسز ہیں اور بہت ساری مہنگی اشیاء ہیں. گورنمنٹ ان پہ اپ ٹو 25% تک ٹیکسز جو ہے نا امپوز کرنے کی ارادہ رکھ رہی ہے. تو ہمیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو بڑھانا ہے، جس کی بہت ضرورت ہے. تو اس لیے جو ہے یہ اسٹیپ لیا جا رہا ہے کہ اگلے سال جو مالی سال میں جو ہمارا ٹیکس ریونیو ٹارگیٹ ہے وہ 14 ٹریلین کا ہے، اس کو میٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ان چیزوں کو لایا جائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی ریلیف دیا جائے. تو ریلیف دینے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایڈیشنل ٹیکسز لگائے جائیں، لگژری آئٹم کو ٹیکس کیا جائے، اور تاکہ پھر ریلیف بھی دیا جا سکے. رائٹ. اور جو ہمارے پاس جو نان لگژری آئٹمز ہیں، یعنی کہ وہ گڈز جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، ان کو سستا کر کے یا ان کے اوپر ریلیف دے کے جو ہے وہ عام عوام تک پہنچایا جائے. جی بالکل، یہ میں کہوں گا کہ جی جو نیسیسٹیز ہیں جو کہ عام لوگ استعمال کرتے ہیں، اور مڈل انکم یا لوور مڈل انکم یا غریب لوگ جو پچھلے سال جن آئٹم پہ ٹیکس لگا دیا گیا تھا، جیسے ملک ہے اور دوسرے چیزیں ہیں، تو ان پہ ٹیکسز جو ہے نا کم کرنا چاہیے، اور تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. اس سال کافی ریلیف کی بات ہو رہی ہے. تو جو لگژری آئٹم کو ٹیکس کرنا چاہیے، ان کو ٹیکس کریں گے تو ان کا برڈن جو ہے نا وہ کتنا زیادہ جی ریلیف دے گا؟ کون سا وقت کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس بار جو بجٹ آئے گا کتنا لینینٹ ہوگا، یعنی کہ کتنا زیادہ ایک ایزی گو لکی بجٹ ہوگا فار دی بزنس کمیونٹی اینڈ عام لوگوں کی بات کی جائے تو؟ جی بالکل، یہ دیکھیں جو ہوگا تو وہ تو اناؤنسمنٹ کے وقت ہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ڈسکشن ہو رہی ہے، گورنمنٹ سرونٹ کو ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے. ناٹ اونلی گورنمنٹ سرونٹ بلکہ سیٹلائٹ کلاس جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے، ان کو بہت ہیوی ٹیکس کر دیا گیا تھا. ان کی ٹیکسیشن اپ ٹو 45% کر دی گئی تھی. 35 یعنی پرسنٹ ہائیسٹ بریکٹ تھا، اس کے اوپر سپر ٹیکس لگا کے 45% کر دیا گیا تھا. تو جس کی وجہ سے انسینٹیو نہیں رہتے، جو پڑھے لکھے لوگ پروفیشنلز ہیں ان کے لیے انسینٹیو نہیں تھے کہ وہ اس ملک میں رکیں اور وہ کام کریں، اور بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہے نا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا ان کو ریٹین رکھنا. تو یہ گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو یعنی اس جن انکم بریکٹ میں جو مڈل انکم گروپس ہیں یا ہائی انکم گروپ ہیں، ان میں بھی ٹیکسیشن کو ایٹ لیسٹ جو ہے نا 2.5% ہر سلیب میں کمی کی جائے. فار ایگزامپل جیسے ہائیسٹ سلیب جو ہے نا اس وقت 35% ہے، جو دوز ہو آر ارننگ 35%، دوز ہو آر ارننگ ابو 4 ملین 40 لاکھ پر اینم سے زیادہ ارن جو کرتے ہیں، ان پہ جو ٹیکس لگایا تھا وہ 35% تھا. اب وہ کم کر کے تقریباً 32% تک کیا جانے کا امکان ہے، اور میرا خیال ہے 32% کرنا چاہیے. گورنمنٹ جو ہے نا 32.5 پہ کر رہی ہے. تو اسی طرح ہر انکم گروپ میں جو لوور انکم گروپ ہے ان میں بھی ٹیکسیشن کی کمی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوئسٹ انکم گروپ ہے، یعنی کہ جو آتا تھا ٹیکس نیٹ میں، وہ ان کی جو منیمم لمٹ ہے وہ بھی 12 لاکھ تک بڑھانی چاہیے. 12 لاکھ سالانہ آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. 12 لاکھ سالانہ آمدنی کا مطلب ہے 50,000 روپے ماہانہ کمانے والے پہ اگر آپ ٹیکس لگائیں گے جو کہ ابھی 5% ہے، تو آج کل 50,000 میں کہاں گزارا ہوتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کو ریلیف دینا چاہیے. جو لوور انکم گروپ ہے، مڈل انکم گروپ ہے، ان کو ریلیف دینا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لگژری آئٹم ہے ان کو ٹیکس کیا جائے.
अच्छा सर, थोड़ा सा जी हम ये देख रहे हैं कि चाइना के ताउन से जो है वो चीज़ें जो है लास्ट हमने मिलिट्री के बाद देखा था, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ताउन जो है चाइना का देखा गया। साथ साथ अब वो चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में, खासकर जो एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल को फ़रोग दिया जाए। चार्जिंग स्टेशन नस्ब किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखा जा रहा है? ये टेक्नोलॉजी का यूज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाने के लिए, और हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है ना वो रखें, और गाड़ियां इलेक्ट्रिकल हों जो कि पोल्यूशन ना, धुआं ना करें। ख़ास तौर से सुबह सिंध में, कराची में देखें बहुत पोल्यूशन है, सदर के इलाके में और जहाँ ट्रैफिक कंजेशन है। इसी तरह लाहौर में बहुत कंजेशन है और रावलपिंडी में भी। तो ट्रैफिक जहाँ इतना कंजेस्टेड होता है वहाँ आप गाड़ी से बाहर निकल के खड़े नहीं हो सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसेस खारिज होती है, जो यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी सही नहीं है, लेकिन ये कि इंसानों के लिए भी ये बहुत मुज़र सेहत है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी जो व्हीकल जो कि अपना इमिशन नहीं करती, कार्बन इमिशन नहीं करती, वो व्हीकल लाई जाए, और उनके लिए चार्जिंग की ज़रूरत होती है। जब तक चार्जिंग नहीं होगी तो व्हीकल ज़्यादा नहीं प्रमोट होंगे। तो चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं, जो कि चाइना कर रहा है। चाइना के ताउन से हम ये कर रहे हैं, अभी शुरुआत की है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, और चार्जिंग स्टेशन होंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बाइक्स, मोटर बाइक्स और गाड़ियां खरीदेंगे लोग, और फिर पोल्यूशन में कमी आएगी, एयर पोल्यूशन में बहुत कमी आएगी, क्लाइमेट चेंज के लिए जो बहुत अच्छा साबित और होगा। ये एक मेन आइडिया है कि चार्जिंग स्टेशंस होने ही चाहिए, अदरवाइज आप ईवी कार्स जितना भी ले लें, चार्जिंग स्टेशंस नहीं हो तो इश्यूज हो जाते हैं। एसेंशियल है चार्जिंग स्टेशन के बगैर। तो ये मंसूबा इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस करने का फायदा नहीं। लोग अपने घरों में तो चार्ज नहीं कर सकते, जहां भी जाएं उनकी चार्जिंग खत्म हो जाए, तो हर मतलब 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की रेंज में एक चार्जिंग स्टेशन जरूर होना चाहिए, ताकि चार्जिंग खत्म हो रही हो तो वो फौरी तौर पे चार्ज कर ले और वहाँ स्टे करें। और जैसा कि बैरून ममालिक होता है, और यूएसए में और दूसरे कंट्रीज में और इंग्लैंड में ये है कि चार्जिंग आप आराम से कर लें, वहाँ कोई मसला नहीं है। हर 15-20 किलोमीटर के बाद एक चार्जिंग स्टेशन आ जाता है, और चार्जिंग में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 15 से 20 मिनट में या मैक्सिमम आधे घंटे में आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाती है, और उसके बाद आप अपने अगले सफ़र को रवाना हो जाए। आपको पेट्रोल का भी ऑप्शन होता है, लेकिन ये कि जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इलेक्ट्रिक पे चलनी चाहिए, और मैक्सिमम इनका यूज़ होना चाहिए, जो चीप भी पड़ती हैं। मेरा ख्याल है पेट्रोल से ये चीप पड़ती हैं, और जब इनका पर किलोमीटर कंजम्पशन कम होगा तो फिर ये कंज्यूमर इस तरफ आएंगे, और हमारा जो इंपोर्ट का ऑयल का बिल जो है ना, सबसे हाई जो वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हायर आइटम है साइड पे वो है, ऑयल बिल बिल्कुल होता है, बिल्कुल। उसमें भी कमी वाक़ होगी। अच्छा सर, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कहेंगे? तारीख की कम तरीन सतह पर दिखाई दे रही है। पिछले 60 इयर्स का अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, इन्फ्लेशन के नंबर्स इतने कम हो गए हैं, और एक वक्त था हमारे पास 38% से भी तजावुज कर गए थे। अब हमारे पास वो वक्त है कि इन्फ्लेशन अब ठहर गई है, और चांसेस हैं कि हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाए, तो बिजनेसेस यानी कि उधार सस्ता हो जाएगा और बिजनेसेस आसान हो जाएंगे। जी, इन्फ्लेशन, हकीकत ये है कि जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो यही है कि हमने इन्फ्लेशन को नीचे ले आए, और उसको इन्फ्लेशन को नीचे लाने में जो किरदार अदा किया है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जो स्टेट बैंक ने एक साल तक इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखा, जी 22% तक रखा, जिसकी वजह से क्रेडिट तकरीबन स्क्वीज हो गए थे। लोग जो है ना, देखें सिलसिला ये होता है कि जब आप मॉनेटरी एक्सपेंशन करेंगे, लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा जाएगा, तो फिर इन्फ्लेशन होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो आज मैकेनिज्म यूज़ होता है वो इंटरेस्ट रेट का मैकेनिज्म यूज़ होता है। जब इंटरेस्ट रेट को हाई कर देते हैं तो बैंक्स जो है ना ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट लेने वाले अवेलेबल नहीं होते। क्रेडिट की डिमांड घट जाती है, क्रेडिट लोग लेते नहीं, कर्जा नहीं लेते हैं, तो फिर मॉनेटरी एक्सपेंशन उससे कम हो जाती है। तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, और आप देखें कि यानी इन्फ्लेशन जो कि 38% जो है ना मई 24 में था, आज जो है ना 0.4% जो है ना मंथ यानी मार्च के महीने में पिछले साल मार्च के मुकाबले ये कम हो गया है, जो कि बहुत ही बड़ी कामयाबी। और उससे पाकिस्तान के जो करेंसी रेट है, एक्सचेंज रेट है, उसमें भी स्टेबिलिटी आएगी,
और करेंसी मुस्तहकम होगी। क्योंकि जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो डॉक्टर साहब, करेंसी नहीं CDWP ने तकरीबन 249 अरब रुपए मालियत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें मंजूर कर लिया है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? अब बजट भी आ रहा है, मजीद हमारे पास ऑप्शंस निकल आएंगे, मजीद हमारे पास PSWP में भी काम होगा, क्या कहेंगे? जी 249 बिलियन के जो प्रोजेक्ट, मैंने डिटेल नहीं देखी है, लेकिन ये है कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में बड़ा यूज़फुल होता है। अगर हमने ग्रोथ रेट को हाई करना है, जो कि पिछले सालों में बहुत लो रहा है, नेगेटिव भी रहा है, और 2022 में, उसके बाद पिछले साल भी 2% रहा है, और अभी भी इस साल जो है ना 2% या 2.5% तक एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ रेट रहेगा, जो कि इनसफिशिएंट है। अगर इतनी ग्रोथ हमारे लिए इनसफिशिएंट है, हमें चाहिए कि तकरीबन जो है ना हम 5% तक ग्रो करें। 5 to 6% तक हम ग्रो करेंगे तो हम जो हमारी वर्क फोर्स, जो कि हमारी यूथ जो है एक हायर रेट से लेबर फोर्स में आ रही है, तो उसको हम उसी वक्त एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं जब हमारी इकानमी 5 से 6% के करीब ग्रो करे। तो अभी ये 2% ग्रो किया है क्योंकि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी थी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी में कमी आई है और थोड़ा ये फिस्कल यानी बजटरी एक्सपेंडिचर जो प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का जो है ना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जो एक आदमी का खर्चा है वो दूसरे आदमी की आमदनी बनती है। तो इस तरह जो है ना मल्टीप्लायर इफेक्ट से हमारी इनकम ग्रो होगी, GDP में ग्रोथ आएगी, और अगले साल मैं तवक्को करता हूँ कि इससे काफी ज्यादा ग्रोथ होगा। बिल्कुल GDP बेहतरी रेट का आएगी अगले ग्रोथ साल, रेट, और जिससे जो लोगों को रोजगार मिलेगा और गुर्बत में भी कमी आएगी। अच्छा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। डॉक्टर तलत साहब हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, सर वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? साथ साथ आज के दिन हमने डिस्कशन की इकोनॉमी के हवाले से, लेट्स हैव अ लुक ऑन कमोडिटीज़, हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं? जी कमोडिटीज़ देखते चलते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज गोल्ड के प्राइसेस। गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,46,904 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,97,731 रुपीज़, गोल्ड इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 3,277.51 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल $62.55, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $65.88। आज के दिन हमने ये कमोडिटी प्राइस देखे। सबसे पहले करेंसीज में भी देखते चलते हैं। यूरो बाइंग रही 319.29 रुपीज़, सेलिंग वॉज 319.29, सेम एज बाइंग एंड सेलिंग। UK पाउंड बाइंग रही 378.49, सेलिंग वॉज 379.16। नेक्स्टली डॉलर बाइंग रही 281.8, सेलिंग वॉज 282.3। चाइनीज yuan बाइंग रही 39.28, सेलिंग वॉज 39.35। सऊदी रियाल बाइंग रही 75.14, सेलिंग वॉज 75.27। UAE दरहम बाइंग एट 77.25, सेलिंग वॉज 77.39। कतरी रियाल बाइंग रही 77.54, सेलिंग वॉज 77.68। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 918.99, सेलिंग वॉज 920.62। ये था फॉरेक्स एंड कमोडिटी रेट्स जो हमारे पास सामने देखे आज के दिन के अपडेट्स। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि डॉलर प्राइस में आज जो है वो थोड़ा सा एक कमी देखी गई है, यानी कि रुपी ने अप्रिशिएट किया है अगेंस्ट डॉलर, और साथ साथ गोल्ड प्राइसेस में भी कमी आते हुए दिखाई दे रही है। इट मीन्स के लोकल मार्केट में हमारे पास ये एक गुड न्यूज़ है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो शार्पली शूट कर रहे हैं डाउनवर्ड ट्रेंड पे। वेल, इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।